हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स देख रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमने ये फॉलोइंग की कॉन्सेप्ट कवर कर ली हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किस प्रकार से होता है, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है वाटर और मिनरल्स का। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड क्या है, एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को जिसकी ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो कौन कौन से हैं ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है और क्या फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को की ज़रूरत होती है प्लांट्स को। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स पार्ट 2। ट्रांसपिरेशन। A plant absorbs more quantity of water from the soil than required for its various activities। आपने देखा है जब आप प्लांट में पानी डालते हो तो आप बहुत सारा प्लांट में पानी डाल देते हो और प्लांट बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब भी कर लेता है, लेकिन इतने सारे पानी की ज़रूरत प्लांट्स को नहीं होती है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली उसको वाटर की ज़रूरत क्यों होती है? प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है, एक तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, दूसरा जितने भी तुम्हारे जो फूड मैन्युफैक्चर उसने किया उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में पहुंचाने के लिए उसको वाटर की ज़रूरत होती है। लेकिन जितना पानी प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है इतना सारे पानी की भी आवश्यकता उसको नहीं होती है। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जितना भी एक्सेस वाटर जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है जिसकी अब इसको ज़रूरत नहीं है, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। ठीक है ना। तो वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या है। The excess water is given out by plant in the form of water vapor। जितना भी excess water जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने रूट से, उस वाटर को वो वाटर वेपर के रूप में लूज कर देते हैं। The loss of water in the form of water vapor through the stomata of leaves and other aerial parts of the plant is called transpiration। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है ट्रांसपिरेशन की। ये डेफिनेशन आप एज इट इज़ याद कर लो। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जब कोई भी प्लांट अपने एरियल पार्ट से, एरियल पार्ट मतलब जो भी हिस्सा प्लांट का हवा में होता है, मतलब अबव द ग्राउंड होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, उससे वाटर लूज कर देते हैं, एक्सेस वाटर लूज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। देखो फिर से देखो, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स। आपको पता है ना, पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इन्हीं जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, इसी से पानी आपका वाटर वेपर के रूप में प्लांट से बाहर चला जाता है और इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इट ऑलवेज टेक्स प्लेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमेशा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। मतलब अगर ग्रेविटी आपको पता है नीचे की तरफ चीज़ों को खींचती है, जबकि जब तुम्हारा ट्रांसपिरेशन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को रूट से अपर पार्ट तक खींचता है और फिर वो एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स वो लूज कर देता है। आप देख रहे हो ना, पानी आपका नीचे से ही आ रहा है, नीचे से ही पानी आ रहा है, ये आ रहा है, ये रेड एरोज दिखा रहे हैं, और फिर ये अपने एरियल पार्ट से इसको रिमूव कर दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। राइट। एक बार फिर से डेफिनेशन देखो ट्रांसपिरेशन की। The loss of water in the form of water vapor through the stomata of leaves and other aerial parts of a plant is called transpiration. It always takes place against the force of gravity. There is a relationship between absorption of water and transpiration। देखो जड़ें पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं, इस डायग्राम बड़े अच्छे से दिखा रहे हैं कि जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, मतलब पानी को पेड़ के अंदर ले रही हैं। ठीक है ना। और ये पानी धीरे 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 ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि प्लांट के एरियल पार्ट्स में जा रहा है। एरियल पार्ट्स क्या होता है? देखो जितना हिस्सा प्लांट का जमीन के अंदर है वो तो अंडरग्राउंड पार्ट है। तो अंडरग्राउंड पार्ट्स तो क्या होती हैं? बेसिकली रूट्स होती हैं। और ग्राउंड के अबव जितना भी हिस्सा है उसके स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, ये सारी की सारी एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट कहलाती हैं। इन्होंने बोला है कि पानी के एब्जॉर्प्शन में और ट्रांसपिरेशन के बीच में रिलेशन होता है। क्या? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन। द ग्रेटर द ट्रांसपिरेशन द ग्रेटर इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। देखो जितना ज़्यादा पानी पेड़ लूज करेगा थ्रू ट्रांसपिरेशन, उतना ही ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा प्लांट बाय रूट्स।
तो जितना ज़्यादा आपका पानी लॉस होगा बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, उतना ही ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है। तो ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। When water is lost through leaves, a suction force is created which pulls up water from the xylem of roots to the stem and then to the leaves. Actually क्या होता है, जब aerial parts of the plant से water lose होता है तो एक suction pull create होता है जो पानी को plant में ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से पानी लूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे पानी की डेफिशिएंसी हो गई। इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक पुल जनरेट होगा और नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जाइलम वेसल्स में, जाइलम में, वो ऊपर की तरफ आएंगे। इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, ठीक है। When water is lost through leaves, a suction force is created which pulls up water from the xylem of roots to the stem and then to the leaves. तो पानी आपके रूट्स के जो जाइलम है उससे स्टेम के जाइलम पे आएगा और फिर लीव्स के जाइलम में आता हुआ एटमॉस्फेयर में लूज हो जाएगा। और इसी जो पुल, जो अपवर्ड पुल या जो अपवर्ड सक्शन फोर्स जो क्रिएट हो रहा है, इसी को हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। As a result, the amount of water in the roots get reduced and water from the soil enters the root here by the process of osmosis. अब जब पानी तुम्हारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, रूट्स में पानी की कमी हो जाएगी। जब रूट्स में पानी की कमी हो जाएगी तो इसकी भरपाई करने के लिए वो क्या करेगा, इसके आसपास जो सॉइल है उसमें जितना भी पानी है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि चूंकि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पानी लूज हो रहा है और रूट्स में लगातार पानी की कमी हो रही है क्योंकि पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या करेगी, रूट्स क्या करेंगे, उसके आसपास जितना भी वाटर है उसको वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। तो आपने देखा किस तरीके से जब ट्रांसपिरेशन होगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। As a result, the amount of water in the roots get reduced and water from the soil enters the root by the process of osmosis. और osmosis के प्रोसेस के द्वारा ही ये वाटर एंटर करेगा। osmosis का प्रोसेस हमने देखा था क्या होता है, osmosis का प्रोसेस क्या होता है, जब वाटर मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और वाटर जहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इस एरिया में मूव कर रहे हैं जहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। रूट्स के केस में जो रूट हेयर की जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी और इन रूट हेयर्स के बाहर जो पानी है जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और रूट के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए ये जो वाटर है वो सॉइल से रूट के अंदर एंटर करेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड वाटर मूव्स अप। तो लगातार ऐसा होता रहता है, ये रूट्स जो होती है ये पानी एब्जॉर्ब करती रहती हैं। देखो ये पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं और जैसे ही रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं ये रूट्स के जाइलम से स्टेम्स के जाइलम में चला जाता है, स्टेम के जाइलम से ये तुम्हारे लीव्स के जाइलम में चला जाता है और फिर फाइनली ये एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वाटर वेपर के रूप में फॉर्म लूज होता है ना, इसलिए हमको ऐसा दिखाई नहीं देता कि पानी उड़ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से पानी लगातार ऊपर चढ़ता जाता है। इफ द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन इज मोर देन दैट एब्जॉर्ब बाय द रूट हियर, देन द प्लांट लूजेस मोर वाटर रिजल्टिंग इन द लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स टू ड्रूप। दिस इज कॉल्ड विल्टिंग। विल्टिंग की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। क्या होता है कि अगर सपोज करो कि रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज लेस देन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब ट्रांसपिरेशन तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और उस रेट में वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, ऐसे में केस में क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी आपकी, है ना, और आपकी जो पत्तियां हैं और जो आपके जो स्टेम्स हैं और फ्लावर्स हैं वो मुरझा जाएंगे, है ना, ड्रूप हो जाएंगे, है ना, ऐसे जैसे वो ऐसे मुरझा जाएगी। इसको ही हम विल्टिंग कहते हैं। तो जब पानी की कमी की वजह से आपका पौधा मुरझा जाता है, ड्रूप डाउन हो जाता है, उसको हम विल्टिंग कहते हैं। और ये कब होता है, जब पेड़ के अंदर पानी की कमी होती है। और पेड़ के अंदर पानी की कमी कब होगी, पेड़ के अंदर पानी की कमी कब कम होगी, जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल बी लेस देन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर पानी धीमी गति से एब्जॉर्ब हो रहा है और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है, तब हमारा क्या होगा, जो लीव्स होंगी और स्टेम्स होंगी वो ड्रिप डाउन होंगी और विल्टिंग हो जाएगी। अंडरस्टूड? ठीक है,
एक बार फिर से देख लो इसको. इफ द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन इज मोर देन दैट एब्जॉर्ब बाय द रूट हियर, द प्लांट लूजेस मोर वाटर रिजल्टिंग द लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स टू ड्रूप. दिस इज कॉल्ड विल्टिंग. बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये विल्टिंग की. ठीक है, तो इसमें आपको 3 डेफिनेशन इतनी से आपको कॉलम में मिल गई है. एक ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन याद करनी है, फिर ट्रांसपिरेशन पुल की भी करनी है और विल्टिंग की भी करनी है. इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं. नेक्स्ट ना एक्टिविटी 1.8. एक्टिविटी 1.8 में क्या दिखा रहे हैं? टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन प्लांट. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये अधिकतर एग्जाम्स में आ जाती है. इसमें आपको क्या क्या लेना है? एक स्मॉल पॉटेड प्लांट लेना है, मतलब एक गमले में लगा हुआ एक छोटा सा पौधा लेना है. एक बड़ा सा ग्लास जार लेना है. ये बड़ा सा ग्लास जार लिया जिससे पौधा पूरा कवर हो जाएगा. टेक द पॉटेड प्लांट एंड कवर इट विद द ग्लास जार. एक गमले में आप पौधा लगा लीजिए, एक पौधा लीजिए जो गमले में लगा हुआ है और उसके ऊपर ग्लास जार रख दीजिए. प्लेस इट अंडर द सन फॉर फ्यू आवर्स. अब कुछ देर के लिए सेटअप को धूप में रख दो. ठीक है, ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स. कुछ देर के बाद देखना क्या ऑब्जर्वेशन होगा. यू विल सी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ जार. आपको दिखेंगे जो जार है आपका, जो ग्लास का जो जार है उसके अंदर पानी की बूंदें दिखेंगी. तो भाई ये पानी की बूंदें कहाँ से आई? ये तो पूरा कवर था, तो बाहर से तो ये बूंदें आई नहीं होंगी. इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट है उसने इस वाटर को लूज किया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. दीज वाटर ड्रॉप्स आर रिलीज बाय द प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन, है ना, क्योंकि आपने तो प्लांट को पूरी तरह से ढक दिया है. जब पूरी तरह से आपने प्लांट को कवर कर दिया तो बाहर से तो वाटर ड्रॉपलेट्स आने का सवाल ही नहीं उठता. तो फिर जो अंदर ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई? इसका मतलब ये है कि प्लांट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया था उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज कर दिया, और चूंकि यहाँ पर बाहर एक्सकेप करने की कोई जगह नहीं थी, इससे वाटर वेपर्स जो थी वो बेल जार से टकराकर वहीं पर कंडेंस हो गई और वाटर ड्रॉपलेट्स का इन्होंने रूप ले लिया. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स प्लांट से ही निकले हैं बिकॉज प्लांट ने वाटर लूज किया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो ये एक्सपेरिमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है. क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. मतलब क्या चीज़ें हैं जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अफेक्ट हो जाता है? मतलब या तो पेड़ है जल्दी जल्दी पानी लूज करने लगेगा या धीरे धीरे लूज करेगा. तो there are several factors like temperature, wind and humidity that affect the rate at which the transpiration takes place. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, जो कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं एग्जाम में. लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन ट्रांसपिरेशन एंड राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो आपको ये याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो These factors are as follows. सबसे पहला फैक्टर है, तो देखो ये तो कॉमन सेंस से भी आप बता दोगे. टाइम ऑफ द डे यानी कि लाइट, सनलाइट. लाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एज लाइट कॉजेज द स्टोमेटा टू ओपन. एक्चुअली क्या होता है, लाइट होने की वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि जब सनलाइट रहती है तो जो स्टोमेटा यानी कि जो ओपनिंग है वो खुली रहेगी. जब ओपनिंग खुली रहेगी तो उससे क्या हो जाएगा कि पानी इससे बाहर निकलता रहेगा. जबकि तो ये कब होता है? ये डे टाइम में होता है जब स्टोमेटा आपका ओपन रहता है. लेकिन नाइट में आपके स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? वो क्लोज हो जाते हैं. जब नाइट में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो पानी इससे लूज नहीं होता है. राइट? तो लाइट से क्या होगा? लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. मतलब जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि स्टोमेटा ओपन रहते हैं और आपका जो पानी है वो लूज होता जाएगा. Light increases the rate of transpiration as light causes the stomata to open. The stomata and leaves are open during the day and are closed at night. Thus, more transpiration takes place during the daytime. तो दिन में लाइट होती है और उस वक्त ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. ये भी कॉमन सेंस है. हायर द टेम्परेचर फास्टर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, या आप कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन भी बोल सकते हो. देयरफॉर ट्रांसपिरेशन इज फास्टर ऑन हॉट डेज एज कम्पेयर टू कोल्ड डेज. आप देखते हो ना, जितनी गर्मी होती है उतनी ज़्यादा हमको पसीना आता है. जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, अगर आपने किसी कंटेनर में पानी भर के रख दिया है और बहुत तेज़ धूप पड़ रही है तो ये पानी बहुत जल्दी आपका इवेपोरेट होके कम हो जाएगा. यही लॉजिक आपका पेड़ में भी आता है. अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो बहुत तेज़ी से पानी प्लांट लूज करेगा. यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन.
नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, जब आपकी हवा में नमी होती है, मतलब ऑलरेडी आपकी हवा में मॉइस्चर है। अब जब ऑलरेडी हवा में मॉइस्चर होगा तो वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्लांट से नहीं लेगा, तो ये एक फैक्टर है जिसमें ट्रांसपिरेशन इन्वर्सली रिलेटेड रहता है। मतलब जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम तुम्हारा ट्रांसपिरेशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी हवा में मॉइस्चर है, उसको प्लांट से और मॉइस्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि बारिश के सीज़न में आपको बार बार पानी नहीं डालना पड़ता है पेड़ों में, है ना। दिन में एक बार भी पानी आपने डाला तो उतना सफिशिएंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश के मौसम में ऑलरेडी मौसम जो होता है वह ह्यूमिड होता है, यानी कि एयर में नमी रहती है, जिसकी वजह से प्लांट में जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाता है, राइट। ट्रांसपिरेशन इज लोअर ऑन अ ह्यूमिड डे बिकॉज द एयर ऑलरेडी कंटेन्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। नेक्स्ट, विंड। अगर हवा चलेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कॉमन सेंस क्या बोलती है? सपोज करो आपने कपड़े सुखाने के लिए डाले और ज़्यादा हवा चलेगी तो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हवा चलेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी तेज़ी से होगा, क्योंकि जैसे ही क्योंकि क्या होगा, जब ट्रांसपिरेशन होकर वाटर मॉलिक्यूल्स उस पेड़ के आसपास आएंगे, हवा चलेगी तो ये हवा इन मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाएगी, तो इसके ऊपर की हवा फिर ड्राई हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो जाएगा और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। विंड कैरीज अवे मॉइस्चर लेडन air with it, thus the rate of transpiration increases on a windy day since water evaporates faster from the leaves। तो जिस दिन हवा चलती है या आंधी तूफान आता है उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर बहुत जल्दी जल्दी लीव्स के थ्रू लूज़ होता है। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं इसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है? एक है टाइम ऑफ द डे या लाइट, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है ह्यूमिडिटी और है विंड। ह्यूमिडिटी को छोड़कर बाकी तीनों फैक्टर्स में जितना ज़्यादा वो मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब जितना ज़्यादा वो फैक्टर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। बस ह्यूमिडिटी के केस में क्या होता है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन्वर्सली रिलेटेड रहता है ह्यूमिडिटी के, मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। बाकी तीन फैक्टर्स में जितना ज़्यादा वो फैक्टर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। अच्छा, अब क्या ज़रूरत है पेड़ पौधों को ट्रांसपिरेशन की? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का कि क्या ज़रूरत होती है पेड़ों को ट्रांसपिरेशन की। देखो, जिस तरीके से हमारी बॉडी में जब बहुत गर्मी लगती है हमको पसीना आता है, स्वेटिंग आती है। जब स्वेटिंग होता है तो क्या होता है, हमारे जो शरीर में जो गर्मी है वो भी पसीने के द्वारा बाहर आ जाती है और हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देती है। सेम लॉजिक वर्क करता है ट्रांसपिरेशन के केस में भी। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर लूज जब प्लांट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो वो उन वेपर्स में साथ साथ में प्लांट के अंदर जो हीट जनरेट हो गई है उसको भी बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या आ जाता है, कूलिंग इफेक्ट आ जाता है और प्लांट आपका मुरझाने से या मरने से बच जाता है। ठीक है, तो पहला क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपिरेशन का? ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट टू द प्लांट्स फॉर द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, कूलिंग इफेक्ट। ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट, है ना। कूलिंग इफेक्ट ठंडक देती है, क्यों? क्योंकि जब पानी उड़ता है तो साथ में हीट भी ले जाता है बाहर, जिसकी वजह से प्लांट में कूलिंग इफेक्ट आता है। सेकंड क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में भी मदद करता है ट्रांसपिरेशन। कैसे? If excess water is not evaporated, the cell sap will dilute and further absorption of water along with minerals required by the plant will not take place. Transpiration thus helps in the transport of water and minerals from the soil to the leaves. अच्छा, क्या है, अगर सपोज करो आपके रूट से पानी को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है, और प्लांट उसको लूज नहीं कर रहा है, ऐसे केस में क्या होगा कि प्लांट की बॉडी के अंदर पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि प्लांट के अंदर जितने भी सेल हैं उसके अंदर जो लिक्विड रहता है सेल सेप, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स हैं वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्लांट की बॉडी में बहुत सारा पानी है। जब ऑलरेडी पानी बहुत सारा है तो वो एक्स्ट्रा पानी क्यों एब्जॉर्ब करेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड भी नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ऑलरेडी प्लांट बॉडी के अंदर वाटर की एक्सेस होती तो फिर वो और वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं करता। इस प्रकार जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का सॉइल्स का इन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट वुड हैव नॉट टेकन प्लेस, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है? एक तो ट्रांसपिरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में भी मदद करता है। साथ में जो भी फूड मैन्युफैक्चर होता है वो इसमें डिजॉल्व भी तो होता है, उससे भी ये यहाँ से वहाँ ट्रांसलोकेट होता है।
नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जो प्लांट फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है अपने एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे, उसको ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं। आपको पता है प्लांट का जो ग्रीन हिस्सा होता है वही फोटोसिंथेसिस करता है, और ग्रीन हिस्सा कौन सा है? लीव्स ही ग्रीन हिस्सा है ना। तो पत्तियों में तो खाना बन गया, लेकिन भैया ये खाना स्टेम को भी चाहिए, ये खाना ब्रांचेस को भी चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, ट्विग्स को भी चाहिए, फ्रूट या फ्लावर लगा है उसको भी चाहिए। तो प्लांट के अलग अलग हिस्सों में ये जो खाने का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और इस ट्रांसलोकेशन को करने के लिए स्पेशल वस्कुलर टिश्यू होते हैं जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय फ्लोएम। ठीक है, तो जितना भी फूड लीव्स ने बनाया है वो प्लांट के बाकी के हिस्सों में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। जिस तरीके से जाइलम पानी और मिनरल्स को नीचे से ऊपर करता है, फ्लोएम खाने को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। The seed tubes of phloem are placed one above the other to form a long tubes through which food is transported. Food moves in both upward and downward direction, unlike water which moves in the xylem in only upward direction. देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में क्या दिखा रहा है? इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका ये क्रॉस सेक्शन है, ये अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है। ठीक है, इसको इन्होंने बड़ा करके दिखाया, ये जाइलम दिखा रहे हैं। जाइलम में आप देखो कि एरो क्या है, सिर्फ एक तरफ बना रहता है अपवर्ड की तरफ, जबकि जो फ्लोएम होता है उसमें जो फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, आपके जो फ्लोएम के जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे रहते हैं और एक तरीके से एक पूरा एक कॉलम सा बना लेते हैं, और इसकी वजह से जो होता है फूड तुम्हारे प्लांट से लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स टेक्स प्लेस ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, जबकि फ्लोएम के केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन बोथ अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके फ्लोएम के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, जबकि जाइलम के थ्रू वाटर सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता है। नाउ एक्टिविटी 1.9 टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसलोकेशन इन प्लांट। अब हमको दिखाना है कि प्लांट में ट्रांसलोकेशन होता है। उन्होंने बोला कि एक पॉटेड प्लांट लो विथ थिक स्टेम एंड ए स्कैल्पल और अ ब्लेड। आपने एक पॉटेड प्लांट लिया जिसके जो स्टेम है वो थिक है, ठीक है, मोटी सी स्टेम है, ऐसा आपने प्लांट ले लिया। ठीक है, ये मोटी सी ऐसी स्टेम है। फिर आपने एक ब्लेड ले लिया, ब्लेड लेके क्या किया, टेक द प्लांट विथ थिक स्टेम, रिमूव द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम। आप स्टेम का जो बाहर का हिस्सा है ना उसको छील दो नाइफ से या स्कैल्पल से। इससे क्या हो जाएगा, आपको पता है ना कि जो वस्कुलर टिश्यू में जो फ्लोएम होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और जाइलम अंदर की तरफ होते हैं। जब आप इस स्टेम को छील दोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से फ्लोएम रिमूव हो जाएंगे। कीप द प्लांट इन द सन एंड वाटर इट रेगुलर। आप इसको धूप में रख दो और उसमें पानी डालते रहो समय समय पर। कुछ दिन के बाद तुम इस स्टेम को ऑब्जर्व करना। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि स्टेम का जो ऊपर का हिस्सा है ना ये यहाँ पर स्वैलन हो गया है। मतलब सपोज करो ये तुम्हारा इतना हिस्सा तुमने बीच का छील दिया था, कुछ दिनों के बाद जब तुम बाहर रख दोगे ना तो ये वाला हिस्सा ना ऐसा स्वेल हो जाएगा। ठीक है, जबकि नीचे वाला हिस्सा एज इट इज रहेगा। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, यू विल सी दैट द स्टेम swells in its upper portion. This is due to accumulation of food material in this part as a removal of the phloem tissue blocked the downward movement of the food. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने फ्लोएम रिमूव कर दिया, आपने जब बीच में से फ्लोएम रिमूव कर दिया उसकी वजह से क्या हुआ, लीव्स ने जो फोटोसिंथेसिस में खाना बनाया वो ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जब आपने इसको बीच से छील दिया तो फ्लोएम भी हट गए। जब फ्लोएम हट गए तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड तो भैया फ्लोएम ही करता है। अब जब फ्लोएम ही नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू द डाउनवर्ड एरिया कैसे हो पाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पानी चूँकि ये खाना नीचे नहीं पहुँच पाया इसलिए खाना यहीं ऊपर के एरिया में इकट्ठा हो जाएगा और स्टेम आपको ऐसी फूली हुई नज़र आएगी, जबकि नीचे वाली स्टेम एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, जबकि पहले स्टेम दोनों एक सी थी, बाद में ऊपर का हिस्सा फूल जाएगा क्योंकि यहाँ पे फूड एक्यूमुलेट हो गया है। राइट, दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स दैट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम। तो इससे पता चल जाता है कि फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के, क्योंकि छीलने की वजह से आपका जो फ्लोएम है वही खत्म हो गया था ना, फ्लोएम रिमूव हो गया था और फ्लोएम ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना। अगर फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तो यहाँ पे ये स्वेलिंग नहीं आती है ना।
यहाँ पे स्वेलिंग इसलिए आई क्योंकि फ्लोएम हटा दिया, अब फ्लोएम ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है उसी को अगर आपने हटा दिया तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो इसलिए वो खाना वहाँ जाके उसके ऊपरी हिस्से में आपके इकट्ठा हो गया, और इसलिए ये जो स्टेम का ये वाला जो पोर्शन है वो स्वेल हो जाता है, यानी फूल जाता है, ठीक है, वहाँ पर खाना इकट्ठा हो जाता है। अब आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा है उसमें से इन्होंने 2 डेफिनेशन पूछी है, एक ट्रांसपिरेशन की और ट्रांसलोकेशन की। तो मैंने पहले भी बताया है, ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। जिस तरीके से हम लोग के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, और उसके साथ साथ बहुत सारे हमको विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट शो कर सकें, ठीक है। प्लांट रिक्वायर्ड सर्टेन एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच आर नोन एज प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो कि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। दे ऑब्टेन दीज मटीरियल्स फ्रॉम सॉइल, एयर एंड वाटर। प्लांट्स इन मटीरियल्स इन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेता है, या तो वो पानी सॉइल से लेता है, सॉइल में जब वाटर डालते हो तो ये मिनरल्स उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, और जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो साथ में मिनरल्स भी प्लांट के अंदर चले जाते हैं, या वो एयर से लेगा इन मिनरल्स को एंड वाटर से, ठीक है। तो वाटर, एयर एंड सॉइल से ही उसको मिनरल्स मिलते हैं या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सम एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। कुछ एलिमेंट्स ज़रूरी हैं प्लांट्स के लिए। कौन कौन से ज़रूरी हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड कॉपर। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट्स आर नॉट एबल टू ग्रो नॉर्मली एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन देयर एब्सेंस। अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट की कमी होती है तो प्लांट की ग्रोथ नॉर्मल नहीं रहती, ठीक है ना। वो तो या मुरझाया हुआ रहेगा, या उसमें फूल नहीं लगेंगे, या उसकी पत्तियां पीली पड़ के गिर जाएंगी, या स्टेम वीक रहेगी। सच एलिमेंट्स कैन नॉट रिप्लेस बाय एनी अदर एलिमेंट। तो जो काम प्लांट के अंदर कार्बन कर सकता है वो हाइड्रोजन नहीं कर सकता, जो हाइड्रोजन कर सकता है वो ऑक्सीजन नहीं कर सकता, जो ऑक्सीजन नहीं कर सकता वो आपका पोटेशियम नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है प्लांट को। असेंशियल एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। प्लांट्स को जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम मेजर एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। मेजर एलिमेंट्स का मतलब है वो एलिमेंट जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज़, है ना, ज़्यादा मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना कि ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं प्लांट को, इसलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, थोड़ी सी मात्रा चाहिए होती है। कौन कौन से हैं माइक्रो एलिमेंट्स, आयरन, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मैंगनीज एंड क्लोरीन आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसमें से वैसे पूछ सकते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आप ये एग्जाम्पल्स याद रख लो। साथ साथ में हम देखते हैं कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सी बीमारी प्लांट को होती है, ठीक है। The deficiency of plant nutrients causes certain diseases in plants which are listed in the following table. अगर इन plant nutrients में अगर कमी होगी तो plant में कुछ बीमारियां हो जाएंगी। वो बीमारियों का ये इसमें पूरा चार्ट टेबल दिया हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या होता है। सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है, नाइट्रोजन है, ठीक है। सिंबल क्या होता है नाइट्रोजन का, एन। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल एंड प्रोटोप्लाज्म। नाइट्रोजन से प्लांट के अंदर क्या रोल है इस न्यूट्रिएंट का प्लांट के अंदर। नाइट्रोजन की मदद से प्रोटीन बनता है प्लांट का, क्लोरोफिल बनता है और प्रोटोप्लाज्म बनता है, और इसकी रैपिड ग्रोथ में हेल्प करता है नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, यानी कि स्टंटेड या स्लो ग्रोथ होगी। जो पत्तियाँ होंगी वो पीली पड़ जाएंगी। स्टेम में या पत्ती की जो डंडी होती है ना, जिसको हम पिटियोल कहते हैं, उसमें या पत्ती के नीचे वाली साइड में पर्पल कलर आ जाएगा, पर्पल अपीयरेंस आ जाएगा। पर्पल अपीयरेंस ऑन स्टेम, पिटियोल एंड अंडर साइड ऑफ लीव्स। तो जैसे माली जो हमारे यहाँ आता है ना, वो इस पत्तियों को देख के समझ जाता है इसमें क्या कमी है। अगर उसे दिख रही है पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पत्तियों में हल्का सा पर्पल कलर आ रहा है, तो समझ जाता है कि नाइट्रोजन की कमी है, तो वो नाइट्रोजन ऐड कर देता है। उसी तरीके से अगर फॉस्फोरस प्लांट के लिए क्या करता है, फॉस्फोरस कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सर्टेन प्रोटीन। फॉस्फोरस की मदद से सेल मेम्ब्रेन बनती है और प्रोटीन्स भी बनते हैं कुछ प्रकार के। सेल ऑर्गेनील्स की सिंथेसिस में भी फॉस्फोरस की जरूरत होती है, और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में भी फॉस्फोरस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एन इंटेंस ग्रीन कलरेशन इन लीव्स हो जाएगा। अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी तो आपकी पत्तियां डार्क ग्रीन कलर की दिखेंगी, ठीक है। आपकी पत्तियां समय से पहले ही गिर जाएंगी, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, मतलब समय से पहले, पत्ती हरी है तो भी झड़ जाएगी पत्ती। लेट फ्लावरिंग, फूल ही नहीं निकलेंगे या निकलेंगे तो काफ़ी लेट निकलेंगे। रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट, आप देखोगे आपका पौधा क्या हाइट ही नहीं बढ़ रही है, ना रूट्स बढ़ रही है ना शूट्स बढ़ रही हैं, यानी कि पौधे में फॉस्फोरस की कमी है। पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम प्लांट का प्रोटोप्लाज्म बनाने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को सिंथेसिस यानी उसके भी बनाने में हेल्प करता है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो आपकी जो पत्तियां होंगी वो विल्टिंग हो जाएगी, यानी कि मुरझा जाएंगी, ठीक है ना। नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च ग्रेन्स नहीं बनेंगे, और तुम्हारी जो स्टेम है वो पतली सी रहेगी, वो अच्छी चौड़ी नहीं होगी, ठीक है, उसका डायमीटर नहीं बढ़ेगा, वो पतली सी रह जाएगी। इसका मतलब क्या है, उसमें पोटेशियम की कमी है। अब नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। इसकी ज़रूरत होती है क्लोरोफिल बनाने में और प्लांट की ग्रोथ में भी बहुत एसेंशियल है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है प्लांट में तो प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है और प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। तो अभी हमने देखा कि 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसका क्या रोल है प्लांट में और इसकी कमी से क्या प्लांट में लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, उनका क्या रोल है प्लांट में और उनकी कमी से क्या बीमारी प्लांट को होती है। सबसे पहले आयरन, असेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। आयरन की ज़रूरत होती है क्लोरोफिल बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। अगर आयरन नहीं होगा तो पत्तियां क्या पड़ने लगेंगी, पीली पड़ने लगेंगी। उसी तरीके से मैंगनीज़ की ज़रूरत होती है एंजाइम्स बनाने के लिए। अगर मैंगनीज़ की कमी होगी तो भी पत्तियां पीली पड़ने लगेगी, प्लांट की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी और आपके पत्तियों में आपको डिसकलर्ड स्पॉट्स दिखेंगे, मतलब कहीं कहीं पत्तियों में आपको लगेगा वो ग्रीन नहीं होकर येलो पैचेस या वाइट पैचेस दिखने लगेंगे। जिंक क्या करता है प्लांट में, प्लांट के हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है और प्लांट में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। तो अगर जिंक की कमी होगी तो पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी और स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, राइट। तो ये जो हमने इंपॉर्टेंट्स मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देख लिए, उनका क्या रोल है प्लांट में और उनकी डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या हैं। इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं कुछ क्वेश्चंस कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड क्या होता है, और what are the deficiency symptoms seen in plants due to the lack of the following nutrients नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड आयरन। तो जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है तो उसके हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो बस इस टॉपिक में इतना ही है। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके सारे ये कीवर्ड्स हैं, इनको लर्न करना क्योंकि इन पे डेफिनेशन आ जाएगी। स्पेशली ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की डेफिनेशन तो पूछते ही हैं, फिर ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही आपको याद करना है। और इसकी एक्सरसाइजेस करिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।